वो लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने भी पलट कर देखा। वहां खतीजा राना खड़ी थी, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने पर फाइल लगाए। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ उसकी फ्रेंड्स कहा करते थे और वो उसकी फ्रेंड ना थी और ना ही बनना चाहती थी। जी खतीजा, उसने जरा मुरवत से जवाब दिया। आपने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है? दरअसल मैम फरखंदा ने कहा कि हम दोनों को जल्द अज जल्द वीजा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने सबांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन ही है और टर्की का वीजा 15 दिन में नहीं लगता। वो परेशानी से तेज तेज बोलने जा रही थी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक वो अब्बा की कही गई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? हया ने पूछा। कल लाजमन टर्किश एम्बेसी जाएंगे वीजे के लिए अप्लाई करने। आपको पता है ना कि टर्किश एम्बेसी का अजीब सा रूल है कि हर रोज सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो हमें अगले दिन पर डाल देंगे। आप सुन रही हैं ना? जी सुन रही हूँ। उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। उसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खदीजा उसे अपने फोन पर नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इनक्ल्यू तक पहुंच जाइएगा। मैं वहीं होंगी। उसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीजा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खतीजा राना है। क्या कंपनी मिली है मुझे, उफ। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अब्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि इस वक्त वीजा वो आखिरी चीज था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों के शीशे की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन किए हुए थीं। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा था। चबूतरे पर दिन में बुक फेयर के स्टॉल लगा करते थे। आजकल वो बंद थे। ये जिना सुपर था और वो उस वक्त जर्द रोशनियों की अक्स से चमकती सड़क पर चल रही थी। सियाह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते लंबे बाल, वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थी। जहान सिकंदर कौन था? उसका मनकूह, कजन, शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे उससे दस्तबरदार हो सकती थी? क्या अब्बा और अम्मा ये नहीं जानते कि ख्वाब अगर अपने हाथ से तोड़ दिए जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्मी कर दे? अगर वो जहान या सबीन फुप्पो के लिए कोई अनचाहा थी तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को उनसे अलग कर ले? ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा हुआ दामन था। अगर खींच कर अलग किया जाता तो दामन फट जाता और अगर कांटे निकालने की कोशिश की जाती तो उंगलियां जख्मी हो जाती। मगर क्या पता इस कांटों के पौधे पर गुलाब भी खिलते हों, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सीटी की एक तेज आवाज थी जिसने उसे ख्यालों के हजूम से निकाला। उसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से उसकी तरफ ही आ रहे थे, यूं कि हर तरफ से वो उसे घेर रहे थे। दायरा तंग होता जा रहा था। जगह कदरे सुनसान थी। खाली चबूतरा तारीकी में डूबा हुआ था। जगमगाती रोशन दुकानें जरा दूर थीं। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर उधर से भी उनका ही कोई चौथा आ रहा था। वो अजीब सी आवाजें निकालते, मैनी खेज इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तंग करते जा रहे थे।
दबी आवाजों का शोर उसको घेरने लगा था। वो करीब आते दो लड़कों के दरमियान से तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले ने तेजी से उसकी कलाई को थाम लिया और अपनी तरफ खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखलाकर पीछे हटा। टन की एक जोरदार आवाज के साथ किसी ने उस लड़के के सर के पिछले हिस्से पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी नु तंग करदा है तू, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हट्टी कटी सी डोली हाथ में पकड़ा फ्राई पैन घुमा घुमा कर उनको मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हो गई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे की तरफ भाग गया। बाकी 2 भी उसके साथ ही दौड़े। एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी जरब दी कि उस लड़के का घुटना चटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम उसकी चीख से तो हया को यही लगा था, और वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डोली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ता हुआ अब हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीर खींचकर लाइंस बनाए हुए, आंखों में नीले सब्ज लेंस, गालों पर सुर्ख पाउडर, भड़कीला आईशैडो और सुर्ख चोंच की तरह की लिपस्टिक। भूरे गोल्डन बालों की लटें सर पर लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन विग थी, जैसा कि अमूमन होता था। पहली दफा जब उसने डोली को देखा था उसे कराहियत हुई थी, दूसरी दफा खौफ, और उस रोज ट्रैफिक जाम पर उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेते उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़े देर से ताड़ रही थी उनको, पर मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुनने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए तेज तेज कदमों से चबूतरे की तरफ बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सरा के साथ रात के उस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी गल तो सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी जी तुसी किन्ने सोने हो जी। वो दोनों हाथ उकसारों पर रखे खुशी से चहका। उसे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज लग दे हो जी। डोली तुम क्यों हर जगह मेरा पीछा करते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं देती ना तुहानू, हमेशा मदद ही कीती है। तुम्हें किसी ने कहा मेरी मदद करो? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो आइंदा नहीं आऊंगी। उसी वक्त हया का फोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पांव लटकाकर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उसने फोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हेलो हेलो मिस सुलेमान, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से उससे जरा फासले पर चबूतरी पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फोन मत किया करे, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं उनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर उसने फोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डोली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है।
मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भेंचे उसे देखे गई। कुछ था उसमें, पुरस्रार, खौफ ज़दा करने वाला, मगर तरसो रहम आमेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ जी आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी तो इल्जाम लगा रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा और उसे तकता रहा, जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फोन में आख्या ना? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, हया बोली। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेजी फिल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सरा था, या फिर कोई बहुत मक्कार अदाकार। हाँ वही, उसने तरदीद नहीं की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डोली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। उसकी पलकें जरा सी भीगी, बड़ी बड़ी सियाह आंखों में पानी तैरने लगा। पर जी, तुम दुआ करो डोली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डोली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज तो नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज थी। भरपूर, खूबसूरत और उदास, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज से ज्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहां सिकंदर की अजनबी आवाज जैसी बेरुखी भी नहीं थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। उसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है और क्यों है। उस रात वो बमुश्किल 2-3 घंटे ही सो सकी थी। फिर फजर की अजान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक इनक्ल्यू पहुंच गई। खदीजा की बार बार कॉल्स आ रही थी। शुक्र है आप आ गईं। खदीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार कमीज और सियाह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे करते हुए वो खदीजा के पास आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तब ही एक उमर रसीदा साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से ही होना है। वो हया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई है ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं है। हया? खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का सी उसे देखने लगी। नहीं, आई एम सॉरी। खदीजा, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी और हया, जो इतनी मगरूर और खुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें उसके क्लास फेलोज दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी जल्दी बेइख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूंगी। खदीजा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, आप आईडी कार्ड मुझे दें। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा कर लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक
आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा भी 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। ये नामुमकिन है, मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच सकूंगी कि मैं पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई भी चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद ना हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं क्या? लाएं, आईडी कार्ड मुझे दें। मुझे इन अंकल और आंटी से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ से आईडी कार्ड झपट कर तेजी से शटल की तरफ दौड़ गई। उसने आंखों के किनारे पहुंचे और फिर कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। क्या उसका वीजा लग जाएगा या डोली की बद्दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी टर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा? मगर खतीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद ना हार मान ले। और उसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी। बहुत रैश ड्राइविंग करके पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का सिलसिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी। तब ही किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खतीजा बोल रही हूँ। मेरा फोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि अंदर सेल की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी की गार्ड से फोन लेकर 100 मिनटें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज बोले गई, आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई? उसने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई। जी शुक्र है, मैंने तेज भागकर उन अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र। लेकिन इन्होंने इन अंकल आंटी को रोके रखा है। अगर आप ना आई तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी से आ जाएं। मैं आ रही हूँ, बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक जरा हैवी होगी। बस जल्दी से आ जाए। ये बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। उसने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक हस्बे मामूल बहुत फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियां। वो बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी और फिर सुस्त रोई से चलते ट्रैफिक को भी। बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक उस ओपन एयर लाउंज पर पहुंच गई जहां खतीजा थी। खतीजा एक सोफे पर मुंतजिर परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया। उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन ये क्यों सुनने का जवाब नहीं था और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतजार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीजा मुस्तरद हो गया तो? उस ऑफिसर ने उनकी फाइलें उठाई, उनसे फॉर्म निकाले और फाइल वापस बंद करके रख दी। अगर उसने वीजा देना होता तो उनका इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म को देख रहा था। तो क्या वो वाकई उसका वीजा मुस्तरद करने वाला था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से उन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके, सांस रोके उसको ही देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज पर रखा एक कागज उठाया। मुझे सुबांदी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, उनमें से आपका नाम भी था ताकि मैं आपका वीजा लगा दूं। खैर, वीजा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक आकर कल अपना पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट। फरते जज्बात से उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली एक साथ रुक गईं और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा।
बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई थी। बिलाखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई में टर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो टर्की जहाँ वो रहता था, वो जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा। वेलकम मियो सबांजी, वेलकम मियो सबांजी, मुझे खुश आमदीद कहो ए सबांजी।